नमस्कार। इस सीरीज का जो अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल 9 वो है इम्पैक्ट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। जो नेशनलाइजेशन हुआ उसका भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आरबीआई ग्रेड बी टाइप के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो 1969 और 1980 इनका जो बैंक नेशनलाइजेशन था उसने क्या किया है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को एलिटिस्ट अर्बन सेंट्रिक स्ट्रक्चर जो है वहाँ से निकाल दिया और फिर इसको बना दिया एक मास ओरिएंटेड डेवलपमेंट फोकस्ड सिस्टम। ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर दिया। जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी की जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बन गए। रूरल एक्सपेंशन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पॉवर्टी एलिवेशन, इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें इन्होंने साथ दिया। और लेकिन उसी समय प्रॉब्लम ये हुई कि जो पब्लिक सेक्टर जो डोमिनेंस हुआ तो उसकी वजह से इनएफिशिएंसी, इनोवेशन की कमी, फाइनेंशियल हेल्थ के इश्यूज ये सब आए। कई बार बैंकों को जो है गवर्नमेंट को कैपिटलाइज करना पड़ा। बहुत सारे एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी उनके जो लोन दिए हुए थे वो डूबे और बहुत करप्शन बैंकिंग सिस्टम में आया। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस के रूप में इसको देख लेते हैं। पहला है हाउ डिड बैंक नेशनलाइजेशन अफेक्ट द ब्रांच एक्सपेंशन। जो सबसे पहली बात है वो ब्रांच एक्सपेंशन के ऊपर है कि जब नेशनलाइजेशन हो गया तो उसके बाद में जो बैंकों की ब्रांचेज हैं उसका क्या हुआ। तो 1969 में इंडिया में 8000 प्लस के आसपास ब्रांचेस थी बैंकों की। 1990 में यानी सिर्फ 20-21 साल में 60,000 ब्रांचेज हो गई। ठीक है, तो ब्रांच एक्सपेंशन जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा रिमार्केबल असर पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8000 से सीधी 60,000 प्लस। ठीक है, और इस समय रूरल एरिया जो है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ टाउन्स छोटे गांव वहाँ तक जो है बैंकिंग की पहुँच बड़ी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का काफ़ी जो है प्रोग्रेस फाइनेंशियल इंक्लूजन में इससे हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड नेशनलाइजेशन प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए कि नेशनलाइजेशन की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बढ़ा। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे। हाउ डिड नेशनलाइजेशन प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये क्या हुआ था कि पहली बार लाखों किसान, लाखों श्रमिक और जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, वो पहली बार इंडिया में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। ये सबसे बड़ी बात है। उनकी सेविंग्स की हैबिट्स बढ़ी, उनका मनी लेंडर्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो गया और देश का जो सिस्टम है वो क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो गया था। ये 3-4 बातें हैं जो आपको समझनी है कि रूरल पुअर जो है, ग्रामीण और गरीब, वो पहली बार बैंकों से जुड़े थे इंडिया में। सेविंग और क्रेडिट की जो हैबिट्स हैं और जो सर्विसेज हैं पहली बार वो वाइडली अवेलेबल हुई। और क्लास बैंकिंग या एलिटिस्ट बैंकिंग जो है उसकी जगह मास बैंकिंग जो है दैट बिकेम द मेन थीम ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड ले लेते हैं। हाउ डिड नेशनलाइजेशन इनहेंसेस एक्सेस टू बैंकिंग फॉर द मासेस। तो इसकी वजह से ये इसका आएगा फॉर्मल बैंकिंग फॉर फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब देखिए नेशनलाइजेशन से पहले पीएसएल के जो है उसका कोई मैंडेटरी स्कोप नहीं था, लेकिन नेशनलाइजेशन जब हो गया तो बैंकों को जो है एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और जो वीकर सेक्शंस हैं उनको क्रेडिट देने का एक मैंडेट मिल गया। ठीक है, उनको टारगेट्स दिए गए कि आप अपने क्रेडिट का, अपने टोटल क्रेडिट का इतना हिस्सा तो इन सेक्शंस को दोगे ही दोगे। एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है उसका शेयर लगभग 2% था 1969 में। 1969 में एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो था वो 2% था। ये बढ़कर के बाद में 15% से ऊपर हो गया था। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है उसका टारगेट 40% ऑफ द नेट क्रेडिट दिया गया था उनको। ये फॉर्मलाइज किया गया कि इतना आपको टोटल नेट क्रेडिट जो है आपका उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना पड़ेगा। तो ये जो सेक्टर्स है इनको ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिली और ये जो पॉलिसी है इससे इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस साबित हुई। तो 1980 के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है उसका टारगेट 40% जो है सेट कर दिया गया था। आज भी करीब करीब इतना ही, इससे थोड़ा सा कम है लेकिन इतना टारगेट रहता है ये। ठीक है, फार्म क्रेडिट जो है यहाँ पे हो गया कि ये 15% से ऊपर उठ गया था। अगली बात है हाउ डिड नेशनलाइजेशन सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन।
ये 1969 से लेके 1980 तक यही जो पीरियड था, इसी में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। करीब करीब यहाँ से शुरू होता ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसमें भी बैंकों ने काफ़ी साथ दिया था। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बढ़ा, उससे इरिगेशन और जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, फार्म इक्विपमेंट्स, इन सबको फाइनेंस करने का पैसा भी लोगों के पास में आया। तो ये जो क्रेडिट सपोर्ट था, इसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसकी सक्सेस में इसका बहुत बड़ा रोल था। 1970s में जो है एग्रीकल्चरल आउटपुट और रूरल इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, और उसमें बैंकों का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आया तो उसने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प की थी। ठीक है, तो 1970s ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम था, और 1970s में ही एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है फंड्स मिलने लग गए थे, क्रेडिट मिलने लग गए थे। उसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक जो है अच्छा प्रभाव उसका पड़ा। अगला है हाउ डिड बैंक्स कंट्रीब्यूट टू द सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो जो सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनमें बैंकों का क्या रोल रहा। तो जो सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम था थे, तो बैंक जो है गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है उनका जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो भी बने। ठीक है, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था उस टाइम में, IRDP, और इसी प्रकार से बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आई थी, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट आए थे। तो इनके अंदर जहां जहां चीप और सब्सिडाइज्ड क्रेडिट देने की बात आई, वहां पे जो सरकारी बैंक है उन्होंने काफी रोल प्ले किया था। तो इससे क्या है कि जो पॉवर्टी रिडक्शन के जो एफर्ट्स हैं उनमें सपोर्ट मिली थी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो वेलफेयर लैंडिंग है इंडिया में वो 1980s के अंदर देखी गई थी, बैंकों के सरकारीकरण के बाद में। ठीक है, इसके बाद में अगला है व्हाट रोल डिड रीजनल रूरल बैंक्स प्ले। अब 1975 के अंदर एक नई कंसेप्ट आई थी, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको बोल सकते हैं। तो ये नए बैंक्स आए थे 1975 में, रीजनल रूरल बैंक्स ये एस्टेब्लिश किए गए थे, और ये नेशनलाइज्ड जो बैंक है उनके स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस थे। ठीक है, यानी जो नेशनलाइज्ड बैंक है उन्होंने अलग से अपने एक जो है छोटे बैंक बनाए, जिनका सोल जो फोकस था, जो केवल फोकस था, वो था रूरल स्मॉल बोरोवर्स, और जो आर्टिसंस होते हैं, जो कारीगर लोग होते हैं, उनको क्रेडिट देना था। ठीक है, तो एक बड़ा बैंक नेशनलाइज्ड बैंक, उसका स्पॉन्सर्ड था एक रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, वो एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर या उस पार्टिकुलर एरिया में जो गांव के लोग थे उनको क्रेडिट देता था, और इसका ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन को और डीप बनाना, गांव गांव तक फाइनेंशियल इंक्लूजन को पहुंचाना। ठीक है, इन बैंक्स का जो उद्देश्य था वो था रूरल एरियाज में फाइनेंशियल एक्सेस को बढ़ा के और छोटे छोटे बोरोवर्स जो हैं उनको सपोर्ट करना। ये इंस्टीट्यूशन जो है काफ़ी रोल इन्होंने निभाया है RRBs ने अभी तक रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो रूरल आउटरीच के लिए 1975 से RRB स्थापित किए जाने लग गए। जो रीजनल रूरल बैंक होता था वो एक्चुअली एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता था, और उनको स्पॉन्सर कौन करते थे, नेशनलाइज्ड बैंक्स। ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक के स्पॉन्सर्ड बैंक थे, और इनका जो सोल फोकस था वो था गांव में आउटरीच को बढ़ाना। अगला है हाउ डिड नेशनलाइजेशन अफेक्ट द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंक्स। जाहिर सी बात है कि सरकार की गारंटी है, गवर्नमेंट ओनरशिप है, तो इसके कारण जो बैंक्स हैं उनका इम्प्लिसिट सॉवरेन गारंटी जो है उसकी वजह से डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। ठीक है, डिपॉजिट्स बहुत तेजी से बढ़े। पोस्ट नेशनलाइजेशन इरा में जो ज़्यादातर बैंक है वो जो है जो बैंक रन्स थे, यानी जो बैंक भाग जाते थे या बैंक खराब कोलैप्स हो जाते थे, वो खत्म हो गई वो बातें। ठीक है, और इसकी वजह से जो है सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी जो है इंडिया में, और इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें मजबूती आई। ठीक है, और पहले से अधिक जो है बैंकिंग सिस्टम रिलायबल हो गया था। ये नेशनलाइजेशन का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव हुआ था। इसके बाद में बैंक्स का जो रोल है वो ज़्यादा सिक्योर हो गया, ट्रस्टवर्दी हो गया, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल इसने प्ले किया था। ठीक है, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात करें तो चूंकि गवर्नमेंट की गारंटी थी, सॉवरेन गारंटी थी, तो उसकी वजह से लोगों का डिपॉजिट बैंकों में आया। ठीक है, डिपॉजिट बढ़ गए, और बैंक रन्स और बैंक कोलैप्सेस जो है वो करीब करीब खत्म हो गए थे। कुछ इक्का दुक्का घटनाएं बाद में हुई थी, लेकिन ओवरऑल जो है बैंक का जो सिस्टम है वो स्टेबल बना रहा है। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। अब बैंक नेशनलाइजेशन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हुई ब्रांच एक्सपेंशन, जहां पे 8000 बैंक की ब्रांचेस थी
1969 में, वो 1980s में 60,000 प्लस चली गई थी। तो जो ब्रांच एक्सपेंशन हुआ तो उससे क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, बैंक्स जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स बन गए थे उससे। ठीक है, और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खुले, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट NIBM हो गया, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खुले। लेकिन जो है धीरे धीरे फिर बाद में ओवर स्टाफिंग की समस्या भी आने लगी, प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम्स भी आने लगी, यूनियन के प्रेशर्स जो है वो भी बनने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बाद में आई थी। लेकिन इमीडिएटली जो है प्रभाव ये था कि बैंक का जो मैसिव जो ब्रांच एक्सपेंशन हुआ था उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर बिकेम द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगली बात है व्हाट ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज इमर्ज्ड इन पब्लिक सेक्टर बैंक। अब यहाँ पे ऑपरेशनल इनएफिशिएंस की अगर हम बात करें तो ये था कि गवर्नमेंट ओनरशिप थी तो उसके कारण ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स ज़्यादा थे और वो बढ़ गए थे। उससे जो लोन सैंक्शंस होते थे वो स्लो हो गए, इनोवेशन लिमिटेड हो गया, सब्सिडाइज्ड जो लैंडिंग है उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है बैंकों की वो कम हो गई। अब जो बैंक है उनका प्रॉफिट ओरिएंटेड काम नहीं रहा और उसकी वजह से जो है बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो सोशल ऑब्लिगेशन के कारण खोली गई थी और इसके कारण वो लॉस मेकिंग भी बनी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है बाद में नुकसान खाने लग गए और उनको जो नुकसान हुआ तो उसकी वजह से उनका प्रॉफिट खत्म हो गया और फिर गवर्नमेंट को कई बार उनको रिकैपिटलाइज भी करना पड़ा था। ये एक नेगेटिव पॉइंट इसमें आता है। ठीक है, अगली बात है हाउ डिड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अफेक्ट द बैंक परफॉर्मेंस। यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात भी आपको समझ लेनी है कि होता ये था कि पॉलिटिकल प्रेशर जो था उसके तहत बहुत सारे लोन्स सैंक्शन करने पड़ते थे। ठीक है, बहुत सारे लोन्स तो बैंक इसलिए देते थे क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता था, तो इसकी वजह से जो कमर्शियल वायबिलिटी है वो उसको नुकसान उठाना पड़ा। और बहुत सारे उसके बाद में लोन वेवर्स हुए, सरकार जो है ऋण माफ़ कर देती थी, लोगों के लोन माफ़ कर देती थी। तो ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते थे, तो इनकी वजह से जो पॉपुलिस्ट लैंडिंग है, ठीक है, उनकी वजह से बैंक जो है उनको नुकसान उठाना पड़ा और बैंकों की जो रिकवरी है वो वीक रही और इससे जो है एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो डूबने वाले जो लोन होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो ज्यादा बढ़ गए। 1980 के एंड तक, 1980 का जो दशक था उसके एंड तक करीब करीब सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में इंडिया में आ चुके थे। ठीक है, तो हुआ ये कि जो ब्रांच एक्सपेंशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन वो सब तो हुआ, लेकिन जो इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो बैंकों का जो लोन था वो ऐसे सेक्शंस को जा रहा था जहां पे उनकी प्रॉफिट कम हो गया था, प्रॉफिट वेंट डाउन, सोशल ऑब्लिगेशन ज्यादा था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा था, पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा थे। ठीक है, और एनपीए जो है डूबने वाले जो लोन है वो ज्यादा हो गए और सारे के सारे बैंक करीब करीब फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गए थे। ठीक है, अगली बात है व्हाई डिड लैक ऑफ कंपटीशन बिकेम ए प्रॉब्लम। अब देखिए वहां पे एक चीज और हो जाती है कि प्रॉफिट तो था नहीं, सोशल ऑब्लिगेशंस ज्यादा थे, तो कंपटीशन जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया इन बैंकों के अंदर। ठीक है, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स जो है उनका शेयर तो नेग्लिजिबल था इंडिया में, तो कंपटीशन था नहीं, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के बैंक्स थे वही डोमिनेट करते थे। तो इससे क्या हुआ कि कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी अडोप्शन, प्रोडक्ट इनोवेशन, इन सब के अंदर जो है काफ़ी स्लो हो गई है। कंप्यूटराइजेशन भी बहुत धीरे धीरे जो है बैंकों में आया, गवर्नमेंट के बैंकों में, और इसका ओवरऑल प्रभाव ये रहा कि जो भारतीय बैंक है वो ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे रह गए थे। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा सेक्टर ही गवर्नमेंट डोमिनेटेड हो गया तो उसकी वजह से फॉरेन और प्राइवेट बैंक बचे नहीं थे ज्यादा, तो उनसे कंपटीशन इनका था नहीं। जब कंपटीशन नहीं था तो ये इनोवेशन में पीछे पड़ गए और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ठीक है, इसके बाद में अगली बात है हाउ डिड नेशनलाइजेशन क्रिएट ए फिस्कल बर्डन। अब ये आता है अल्टीमेटली नेशनलाइजेशन जो है उसने एक फिस्कल बर्डन पैदा कर दिया था। कैसे कि जो नुकसान हुए, जो लॉसेस हुए और कैपिटल इनएडेक्वेसी हुई, उनके पास कैपिटल की कमी हुई क्योंकि बहुत सारा लोन जो है उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल गया, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है बैंक्स को कई बार रिकैपिटलाइज करना पड़ा। ठीक है, और करीब 10 से 15 साल के पीरियड में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ थी उसको सपोर्ट करना जो है ये गवर्नमेंट के लिए एक फिस्कल बर्डन बन गया था। ठीक है, तो ये
बहुत ज़्यादा लोन उनके जब डूबे और बहुत सारे लोन जो है माफ़ करने पड़े और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही, तो उसकी वजह से बैंकों की जो स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और रिकैपिटलाइजेशन नेसेसरी बना ताकि बैंकिंग सिस्टम सस्टेनेबल रहे। यानी जो सरकारी बैंक थे अल्टीमेटली वो सरकार के भरोसे चलने लग गए थे 1990s की शुरुआत तक। ठीक है। लास्ट बात इसमें यह कि वाज बैंक नेशनलाइजेशन सक्सेसफुल, तो जो बैंक नेशनलाइजेशन है क्या ये सक्सेसफुल था या नहीं था। अब आप हमने पूरा ये इस चैप्टर को पढ़ लिया है, पूरा हम समझ गए हैं। तो अब हम इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि 1969 से 1980 तक का जो बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, इसने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को नो डाउट मास बेस्ड सोशली ओरिएंटेड सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है। जो रूरल आउटरीच थी वो बड़ी, प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट बढ़ा, पब्लिक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, ये इसके कुछ ऐसे अचीवमेंट्स थे जो बिना नेशनलाइजेशन के जो है पॉसिबल नहीं हो पाते थे। लेकिन इनएफिशिएंसी और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लैक ऑफ कंपटीशन, लैक ऑफ इनोवेशन, इन सब की वजह से लेट 1980s तक ये सिस्टम कमजोर पड़ गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1991 के बाद में बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडिया में लाए गए, कुछ बैंकों को मर्ज किया गया, कुछ बैंकों में बहुत सारे चेंजेस किए गए। ये जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं ये इसमें हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक बैंकिंग नेशनलाइजेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब अगला जो मॉड्यूल आएगा वो बैंकिंग रिफॉर्म्स पे रहेगा। थैंक यू वेरी मच।